तो बच्चे कॉकरोच मॉर्फोलॉजी में कल हमने डील किया हेड और थोरैक्स। तो थर्ड पार्ट है अब हमारे पास। थर्ड पार्ट जो है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन सबसे वाइडर रीजन है बच्चे कॉकरोच के केस में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एंड इट इज मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स। इसमें 10 सेगमेंट्स रहेंगे बच्चे। हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एब्डोमेन 11 सेगमेंट्स का होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो 10 सेगमेंट्स का हो जाता है। ठीक है। और बच्चे एब्डोमेन जो है उसमें पहला जो सेगमेंट होगा ना वो सबसे ज्यादा छोटा रहता है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट रहता है, बाकी सारे नॉर्मल रहेंगे। हाँ, कुछ मेल और फीमेल के केस में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी, अदरवाइज बाकी नॉर्मल रहेगा सारा। ठीक है। अब बच्चे एब्डोमेन रीजन जो है हमने कुछ इस तरीके से दिखाया था। ठीक है, ये एब्डोमिनल रीजन है और ये है हमारे पास सेगमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे अब हमारे पास ये अरेंजमेंट है जिसमें से फर्स्ट सेगमेंट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ मैंने बोर्ड शेप बनाया, जिसमें से 8 और 9 इसके साथ नियरली फ्यूज दिखेंगे, और ये 10th और एक ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो हर एक कॉकरोच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सो बच्चे एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट्स का है, और 10 सेगमेंट में से फर्स्ट सेगमेंट छोटा रहेगा, बाकी हमारे पास नॉर्मल रहेंगे, कुछ वेरिएशन के साथ जो मेल और फीमेल के केस में डिफरेंट होते हैं। अब एब्डोमेन जो है इट हैज ओपनिंग्स। इसमें ओपनिंग्स होती हैं। पहले तो कौन कौन सी ओपनिंग्स रहेंगी? स्पिरेकल्स की, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। कहां पे है वो सारी आगे बात करेंगे हर एक सिस्टम के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग्स है। ठीक है। एनल ओपनिंग है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की होगी। रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स है, यानी कि जेनिटल पोर और ओथिकल पोर रहेंगे। तो ये ओपनिंग्स जो है बच्चे हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉकरोच में रहती है। ठीक है। अब बच्चे इस ओपनिंग्स के अलावा ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो पेयर ऑफ स्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट रहता है। इसे कहा जाता है एनल सर्साई। एनल सर्साई इट्स अ पेयर्ड एंड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। पेयर ऑफ जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है, नियरली 5 सेगमेंट्स रहेंगे, सॉरी 15 सेगमेंट्स रहेंगे इसमें। और बच्चे ये एनल सर्साई जो है कब माना जाता है, इट्स अ साउंड रिसेप्टर, और ये साउंड रिसेप्टर है एंड इट इज फाउंड in males as well as in females. एक ये सेंसरी स्ट्रक्चर है जो इसके साथ जुड़ा है, बट मेल और फीमेल के केस में ना एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए एक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करती हूँ, वो है एनल स्टाइल्स। ठीक है। तो एनल सर्साई की अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रक्चर एनल सर्साई जो कि जॉइंटेड स्ट्रक्चर को और सेगमेंटेड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो है ना प्रेजेंट रहता है 10th टर्गम में। 10th टर्गम यानी कि डोर्सल प्लेट्स के साथ, 10th डोर्सल प्लेट के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है। लेकिन बच्चे हमारे पास ये जो एनल स्टाइल है ये भी 10th टर्गम के साथ एसोसिएटेड रहता है, लेकिन इट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मेल्स एंड फाउंड टू हेल्प इन कॉपुलेशन। तो इसीलिए बच्चे ये अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर, ने कहा अनसेगमेंटेड है, तो ये अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर बच्चे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करता है। तो जिस कॉकरोच में इन एनल सर्साई के अलावा एनल स्टाइल्स भी रहते हैं तो वो मेल कॉकरोच होगा। ठीक है। तो मेल और फीमेल को पहचाना जा सकता है। उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूं ना, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए एक और अरेंजमेंट है। तो बच्चे इन फीमेल कॉकरोच 7th सेगमेंट जो होगा ना वो बोर्ड शेप होगा।
इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 सेगमेंट जो है वो बोर्ड शेप बनाया बेटा। तो बोर्ड शेप है विद 8th and 9th segments fused with it। 8th और 9th सेगमेंट जो है वो इसके साथ फ्यूज रहेंगे। ठीक है, और बच्चे कंबाइंड ये सारे सेगमेंट जो है वो बनाते हैं जेनिटल पाउच। फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक पाउच पढ़ोगे आप, जेनिटल पाउच। तो 7 सेगमेंट जो कि बोर्ड शेप्ड है वो 8th और 9th के साथ फ्यूज रहता है और मिलकर एक पाउच बनाता है इंटरनली, जिसे जेनिटल पाउच कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही बच्चे हमारे पास 7th, 8th और 9th फीमेल के केस में फ्यूज है, मर्ज्ड है। ठीक है, पर बच्चे मेल के केस में भी जेनिटल चैम्बर जो है ना वो रिप्रेजेंट होता है 9th और 10th से। तो 9th और 10th सेगमेंट जो है ना मेल के केस में बाहर से कुछ ज्यादा डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। तो बच्चे मेल जेनिटल चैम्बर इज सराउंडेड बाय 9th and 10th टर्गा, यानी कि डोर्सली 9th और 10th सेगमेंट से एंड 9th स्टर्नम से, मतलब वेंट्रली 9th स्टर्नम से वो कवर्ड रहेगा और सराउंडेड रहेगा बेटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्डोमिनल रीजन। ये एब्डोमेन है बेटा। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ओपनिंग्स और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंसरी है। और मेल और फीमेल के केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करता है एनल स्टाइल्स और दिस सेगमेंट्स अरेंजमेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मॉर्फोलॉजिकली देखकर मेल या फीमेल को पहचानना, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो इजी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सो ये है हमारे पास कॉकरोच के केस में सेगमेंटल अरेंजमेंट। सो बच्चे अब मॉर्फोलॉजी के बाद हमें डील करना है एनाटॉमी। ठीक है, सो एनाटॉमी बताता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कॉकरोच। तो बच्चे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा? सिस्टम्स इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हम एक एक करके डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम डील करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। यानी कि इट हैज 3 रीजन्स जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं और अल्टीमेटली एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड ट्रैक्ट में हमारे पास 3 रीजन्स है, यानी कि ये पूरी कैनाल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, इट हैज 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ये 3 गट रीजन्स है बेटा। ठीक है, सो बच्चे फोरगट को स्टोमोडियम, मिडगट को मेसेंट्रॉन और हाइंडगट को प्रोक्टोडियम कहा जाता है। ठीक है, सो बच्चे ये 3 रीजन्स को हम एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। हर एक पार्ट में, हर एक रीजन में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है बेटा। ठीक है, तो उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, सो एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें इन 3 रीजन्स के बारे में बताएगा। सो बच्चे ये है कॉकरोच का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके साथ हमने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो बच्चे ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है।
ठीक है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला ये रीजन है जो कि कहा जाता है फोरगट, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ठीक है, ये फोरगट है बच्चे, ये आ गया मिडगट, एंड दिस वन इज हाइंडगट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फोरगट की। सो फोरगट को स्टोमोडियम भी कहा जाता है बच्चे, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और बच्चे इंटरनली अगर देखा जाए ना, इसकी पूरी इंटरनल सरफेस जो है ना वो क्यूटिकल से लाइन रहती है, इट इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल से लाइन रहेगी बेटा, ठीक है, एंड इट इंक्लूड सम स्ट्रक्चर्स दैट इज माउथ which is surrounded by mouth parts, जहां से फूड बॉडी में एंटर करता है, अल्टीमेटली फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये पार्ट जो है, ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट आ रहा है, ये आ गया इसोफेगस। ये सारे रीजन जो है ना बच्चे क्यूटिकुलर लाइनिंग रहेगी इनमें, तो इसोफेगस, तो बच्चे फेरिंग से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ अल्टीमेटली खाना जो है वो पहुंच जाता है कहाँ पे, क्रॉप में। तो ये बच्चे ये स्टोर्ड पार्ट, ये स्टोरेज के लिए ये पार्ट है, दैट इज क्रॉप। तो फोर्थ पार्ट है क्रॉप। क्रॉप जो है बच्चे ये वो रीजन है विच स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करता है, और जब तक ये स्टोर करता है ना तब तक यहाँ से इस ग्लैंड से आई हुई सिक्रीशन जो है उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, जो उस फूड के साथ ऑलरेडी मिक्स्ड है। तो जब से फेरिंग से पास कर रहा होता है ना फूड, तब वो सेलिवरी सिक्रीशन के साथ मिक्स हो जाता है। और सेलिवरी स्ट्रक्चर में सेलिवरी ग्लैंड के दो पार्ट्स है, दैट इज सेलिवरी रिजर्वायर जो सेलिवा को स्टोर करता है, और दूसरा है सेलिवरी ग्लैंड्स जो इस रिजर्वायर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स जो कि सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चा खाना जो है वो यहाँ पे स्टोर रह के थोड़ा डाइजेस्ट होगा और अल्टीमेटली पहुंच जाएगा डिजर्ट में। ठीक है, तो बच्चे गिजर्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो बच्चे अभी तक जितनी भी क्रशिंग फूड की हुई होती है ना वो माउथ पार्ट्स के थ्रू ही हुई होती है। तो गिजर्ट जो है इट हैज नियरली 6 क्यूटिकुलर टीथ, 6 क्यूटिकुलर टीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर फर्दर क्रशिंग ऑफ फूड, फॉर फर्दर क्रशिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है वो क्रॉप में पहले स्टोर होता है, कुछ हद तक डाइजेस्ट होता है और फर्दर क्रशिंग उसकी गिजर्ट में होती है। ठीक है, फर्दर क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, सो यहां तक हमारे पास फोरगट जो है ना वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेलिवरी ग्लैंड्स, पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स जो फोरगट में ही प्रेजेंट रहता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट, जो सेलिवरी सिक्रीशन करेंगे, जो किसी हद तक डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो इस तरीके से फोरगट में आके फूड जो है वो कुछ हद तक डाइजेस्ट होता है, बहुत बेसिक डाइजेशन होती है, और फिर फर्दर क्रशिंग होती है, और क्रशिंग होने के बाद फूड जो है वो मिडगट में आता है, जहाँ पे मेन फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। तो फाइनल डाइजेशन इन 8 ही बना देती हूँ, 8 हिपैटिक सीके की हेल्प से होते हैं। हिपैटिक सीके जो है बच्चे वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, और ये हिपैटिक सीके डाइजेस्टिव सिक्रीशंस करते हैं, जो गिजार्ड में फूड की क्रशिंग के बाद जो फूड मेसेंट्रॉन में यानी कि मिडगट में आता है उसकी फर्दर डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो मतलब फर्दर डाइजेशन कहाँ होगी, मेसेंट्रॉन में, फाइनल डाइजेशन भी मेसेंट्रॉन में होगी, और यहीं से फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स यहीं से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मिडगट यानी कि मेसेंट्रॉन। तो बच्चे सेकंड है मिडगट। तो बच्चे मिडगट जो है वो ये रीजन है
ये वाला, ठीक है, वाइडर रीजन जो आपको दिख रहा है। तो बच्चे मिडगट की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा ये वो रीजन है जहां पे फाइनल डाइजेशन, सो मिडगट इट्स अ साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मतलब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी इसी पर्टिकुलर साइट पे होगा बेटा, ठीक है। तो बच्चे लेकिन डाइजेशन किस हेल्प से हो रही है, डाइजेशन जो है इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस 8 hepatic case, digestion with the help of hepatic CK which are 8 in number, और बच्चे दिस hepatic CK are present at the junction of foregut and midgut, ये जहां पे फोरगट एंड मिडगट मिल रहा है वहीं पे प्रेजेंट रहता है, तो फोरगट और मिडगट के मीटिंग पॉइंट पे ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, गिजार्ड के नीचे और मिडगट से ऊपर। और बच्चे ये जो हिपैटिक सीके है ना, ये पेनक्रियास से, वर्टिब्रेटा के पेनक्रियास से रिलेट किए जाते हैं, तो माना जाता है कि पेनक्रियास जैसे सिक्रीशन करते हैं जो मिडगट में फाइनल डाइजेशन करवाएंगे और अल्टीमेटली यही से फूड फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मतलब मिडगट में फूड जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड यस वन मोर थिंग, मिडगट के केस में ना हमारे पास जो फोरगट था वो कहाँ से, किससे लाइन था, किससे ओरिजिनेटेड था, एक्टोडर्म से, तो बच्चे इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म, सॉरी लाइंड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्म, तो एंडोडर्मल ओरिजिनेशन रहेगा, और बच्चे इसमें क्यूटिकुलर लाइनिंग भी नहीं रहेगी, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, इसमें क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन। तो उसके बाद बच्चे मिडगट के बाद फाइनली मैं बात करूंगी एक ऐसा पार्ट जहां पे हमारे पास रहेगा रेक्टम, ठीक है, रेक्टम और एनस। तो बच्चे रेक्टम और एनस जो कि फूड को पास करने में हेल्प करेंगे, तो फूड यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के बाद अब तो वो वेस्ट ही बच गया ना हमारे पास, तो वेस्ट को बाहर रिमूव करना है, जिसमें हेल्प करता है हाइंड गट यानी कि प्रोक्टोडियम। तो बच्चे प्रोक्टोडियम का जो ओरिजिनेशन है ना वो भी एक्टोडर्मल है लाइक फोरगट, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और बच्चे इसके केस में भी क्यूटिकुलर लाइनिंग रहेगी, इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल अगेन, तो मतलब फोरगट और हाइंड गट जो है ना ओरिजिन और लाइनिंग में बिल्कुल सेम रहते हैं। और बच्चे इट इंक्लूड्स कॉलन, तो कॉलन पार्ट ये आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ये कॉलन पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट नीचे जो कॉलन के नीचे आएगा वो है रेक्टम, और रेक्टम के बाद फाइनली एनस, ये स्ट्रक्चर है जो हाइंड गट बनाते हैं, तो इट इंक्लूड्स कॉलन, कॉलन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद सेकंड है ये रेक्टम, रेक्टम जो है बच्चे वो रहता है फॉर वेस्ट स्टोरेज, फॉर स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, वो फीकल मैटर जो से पास आउट कर रहा है, और थर्ड जो है वो है हमारे पास एनस, फॉर पैसेज ऑफ फीकल मैटर। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया हमारे पास हाइंड गट जो अल्टीमेटली वाटर को एब्जॉर्ब करके फीकल मैटर को रिमूव कर देता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो मिडगट और हाइंड के जंक्शन पे है वो क्या है बच्चे, ये स्ट्रक्चर जो है ये है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ये है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो बच्चे एनस जो है वो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग जो है वो इसी हाइंड गट की तरफ होती है, ठीक है, हाइंड गट की तरफ, और बच्चे मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करते।
अभी तक अगर हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड्स, हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीके या बाकी स्ट्रक्चर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, डाइजेशन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मालफीजन ट्यूब्यूल्स की, तो मालफीजन ट्यूब्यूल्स जो है बेटा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो जुड़े होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ताकि जो वेस्ट है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही बाहर निकल आए। तो नियरली 100 to 150 मालफीजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ताकि जितना भी ये वेस्ट एक्वायर करे, एब्जॉर्ब करे, वो फीकल मैटर के साथ ही बाहर रिलीज करे, ठीक है। तो मालफीजन ट्यूब्यूल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है बल्कि, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम डायरेक्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो हमें मालफीजन ट्यूब्यूल्स का रोल बताएंगे कि किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करते हैं। सो बच्चे अब सेकेंड सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर रिमूव करने वाला सिस्टम। तो बच्चे मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या? कॉकरोच के केस में कौन सा वेस्ट क्रिएट होता है? तो इट्स यूरिक एसिड। तो इसलिए कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच जो है इट्स यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो है मालफीजन ट्यूब्यूल्स। मालफीजन ट्यूब्यूल्स हमारे पास पहले और मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बच्चे एडिशनली कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करें तो बच्चे हमारे पास इनके केस में ना कुछ फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स जिसे यूरेट सेल्स कहा जाता है। तो बच्चे ये भी कुछ यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। तो मतलब ये बहुत बेसिक लेवल पे काम जरूर करते हैं, ठीक है, पर ये एक्सक्रीशन कर रहे हैं यानी कि स्टोरेज एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे ये भी हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही हिस्सा हुए, ठीक है। ऊपर से मेल कॉकरोच में ग्लैंड होता है दैट इज यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड जो है बच्चे मेल के केस में ही प्रेजेंट रहता है, सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इनके हिस्सा है। ये भी यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 सेल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो कि कॉकरोच के केस में एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मालफीजन ट्यूब्यूल की बात करते हैं कि किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करता है। तो बच्चे एक्सक्रीशन के दौरान मालफीजन ट्यूब्यूल जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है हेमोलिम्फ के एक प्रोडक्ट से। तो मालफीजन ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर को देखें तो मालफीजन ट्यूब्यूल ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स थी जो कि हेमोलिम्फ की तरफ थी, यानी कि अगर हम गट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर गट था हाइंड गट, इसके इस जंक्शन पे इस तरीके से ट्यूब्यूल्स थी, है ना। तो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आगे पीछे क्या है? सिलोम। सिलोम यानी कि कैविटी, ठीक है। तो बच्चे सिलोम है हमारे पास। तो बच्चे ये सिलोम की तरफ हमारे पास ये ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स है। तो बच्चे दीज आर नियरली 100 to 150 ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स यानी कि एक तरफ से बंद होंगी। ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में। और बच्चे इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है कि मिडगट के साथ इस तरीके से एसोसिएटेड रहता है,
लेट्स से हमारे पास मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन है और यहाँ पे मालफीजन ट्यूब्यूल्स इस तरीके से एक मालफीजन ट्यूब्यूल बता रहे हैं ये, ठीक है। सो बच्चे होता क्या है, हमारे जो कॉकरोच में हेमोलिम्फ होता है, हेमोलिम्फ यानी कि उसके ब्लड को कहा जा रहा है। तो हेमोलिम्फ से ये क्या करता है, पोटेशियम यूरिएट, पोटेशियम यूरिएट एक्वायर करता है। तो पोटेशियम यूरिएट एक्वायर करने के साथ साथ ये कुछ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्वायर करेगा, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पोटेशियम यूरिएट जो है वो एक्सक्रीट नहीं होना है। एक्सक्रीट क्या होगा यहाँ पे, यूरिक एसिड, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कॉकरोच के केस में, हम कह रहे हैं कि कॉकरोच जो है वो यूरिकोटेलिक है, वो क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पोटेशियम यूरिएट जो है वो वाटर के साथ नियरली एंटर कर जाएगा कहाँ पे, मालफीजन ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम यूरिएट कहाँ चले गए, मालफीजन ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, ये पोटेशियम यूरिएट जब चला जाता है मालफीजन ट्यूब्यूल में, यहाँ पे कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या आएंगी, पोटेशियम यूरिएट बना लेता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिएट से बन गया यूरिक एसिड, वाटर के साथ मिलकर उसने यूरिक एसिड बना दिया, अब बच गया पोटेशियम। तो पोटेशियम के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। सो पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो पोटेशियम यूरिएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, यूरिक एसिड, तो यहाँ से बाहर चला जाएगा और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और पोटेशियम क्या बना देगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट से अब क्या होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट अब आ गया वापस हेमोलिम्फ में, तो वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है, वाटर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और पोटेशियम अलग है। तो अल्टीमेटली यूरिक एसिड आएगा यहाँ से, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो नाइट्रोजनस वेस्ट वापस से कंबाइन करेगा पोटेशियम के साथ, ठीक है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट आया है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम में टूटेगा और पोटेशियम जो है वो वापस से कंबाइन करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिक एसिड के साथ, पोटेशियम यूरिएट की फॉर्म में मालफीजन ट्यूब्यूल में जाएगा, वापस से वहां पे रिवर्सिबल चेंजेस आएंगे, यूरिक एसिड यहाँ से चला जाएगा हाइंडगट में और पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्सचेंज होता है बेटा, ठीक है। मतलब हमारे पास मालफीजन ट्यूब्यूल जो है वो यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो पोटेशियम यूरिएट को एब्जॉर्ब करती है और फिर मालफीजन ट्यूब्यूल के अंदर जाके वो पोटेशियम यूरिएट जो है वो यूरिक एसिड बनता है। यूरिएट वाला पार्ट वाटर के साथ जुड़ा यूरिक एसिड, पोटेशियम वाला पार्ट बच गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जुड़ा बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट वापस आ गया, यूरिक एसिड यहाँ चला गया और बच्चे अल्टीमेटली जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बाहर आया है वो अल्टीमेटली फिर नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन करेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए जाएगा मालफीजन ट्यूब्यूल में। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाती है बच्चे। सो थर्ड है बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट इज मेड अप ऑफ 13 चैम्बर्ड हार्ट, 13 चैम्बर्ड हार्ट एंड हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ बच्चे क्या है, कॉकरोच के केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना डेवलप्ड है ना कि उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो बच्चे हेमोलिम्फ जो है ना वो कलरलेस होता है, इट इज ए कलरलेस फ्लूइड विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बच्चे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बच्चे अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो हार्ट का स्ट्रक्चर है
वो मैं बताऊंगी इसकी बॉडी के सेक्शन में। लेट्स से हम कॉकरोच को साइड से देख रहे हैं, प्लूरल एरिया से। तो बच्चे अगर साइड से देखें तो इस तरीके का इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है। इस तरीके का बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हेड आएगा। हेड बॉडी रीजन जो है बच्चे, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पर्टिकुलर कैविटीज, ठीक है, 3 कैविटीज। तो बच्चे ये 3 कैविटीज जो है हमारे पास, वो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स के नाम से जानी जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉकरोच के केस में क्या रहता है, ट्रू सीलोम रहता है, यानी कि कॉकरोच जो है वो एक सिलोमेट है, ट्रू सीलोम है, ठीक है। तो बच्चे ट्रू सीलोम जो है वो अलग अलग कैविटीज में डिवाइड हो गया है। किसकी हेल्प से? हमारे पास इन मेम्ब्रेन्स की हेल्प से, जो पोरस है। एक मेम्ब्रेन ये वाली और एक मेम्ब्रेन ये वाली, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ये डोर्सल मेम्ब्रेन है, इसे डोर्सल डायफ्राम कहा जाता है। ये वेंट्रल डायफ्राम है, नीचे वाला। तो बच्चे ये डायफ्राम जो है ना, ये दोनों डायफ्राम, डायफ्राम पोरस है दोनों। तो बच्चे डायफ्राम पोरस होते हैं और बच्चे 3 कैविटीज बनाते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर वाली कैविटी पेरिकार्डियल साइनस कही जाती है। पेरिकार्डियल साइनस, साइनस मींस कैविटी, पेरिकार्डियल फॉर हार्ट, मतलब इस जगह हार्ट रहने वाला है। ये वाली है पेरीविसरल साइनस, क्योंकि इसमें विसरल ऑर्गन्स होते हैं। और बच्चे यही साइनस है जहां से माउथ से लेकर ट्रैक एंटर करता है अंदर की तरफ, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक है। और यह है पेरीन्यूरल साइनस। क्योंकि अगर हम ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा के केस में ये चीज बात की है कि हम इसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रली होता है, यानी कि नर्व कॉर्ड वेंट्रली रन करेगी। तो वेंट्रली हमारे पास इस पेरीन्यूरल साइनस से वो पास करती है। अब बच्चे ये 3 साइनस हो गए, जिसमें से सबसे अपर साइनस में हार्ट रहेगा, 13 चैम्बर। तो फर्स्ट वाले हार्ट से एक लॉन्ग ब्लड वेसल जुड़ी होती है, जिसे एंटीरियर आयोटा कहा जाता है। बाकी 13 चैम्बर हार्ट। ठीक है, 13 चैम्बर हार्ट है। तो बच्चे हमारे पास ये 13 चैम्बर हार्ट जो है वो प्रेजेंट है पेरिकार्डियल साइनस में। और अगर साइड से हम देख रहे हैं तो साइड से ना बच्चे हमें इस हार्ट में ना एक ओपनिंग दिखाई देगी जो दोनों साइड्स होती है, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है, ठीक है। सो क्या अरेंजमेंट है, 13 चैम्बर हार्ट विद ऑस्टिया। और बच्चे इसके ऑस्टिया के केस में हमारे पास ब्लड जो है वो एंटर करने की जगह है। और बच्चे ये वाली आंख जो आपको दिख रही है, जो आगे ब्लड वेसल है बहुत लंबी, इसे एंटीरियर आयोटा कहा जाता है। एंटीरियर आयोटा, ये भी मार्क कर लेते, 13 चैम्बर हार्ट। और बच्चे ये है फोर्स, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है, जो बिल्कुल साइड से ही दिखी है। अब बच्चे अरेंजमेंट क्या होता है, ब्लड जो है हेमोलिम्फ जो है वो पूरी सिलोमिक कैविटी में है, क्योंकि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मूव नहीं करेगा, बल्कि कैविटीज में आ जाता है। तो बच्चे अब ब्लड जो है वो कैविटीज में है, लेट्स से हेमोलिम्फ कैविटी में है। तो क्या होगा, कैविटी से ब्लड जो है ना, अब इनकी बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे डॉर्सल और वेंट्रल साइड इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। यहाँ पे मसल्स होते हैं, टर्गम एरिया और स्टर्नम एरिया है ना, टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स होती है ना, प्लेट्स की हमने बात की। तो टर्बोस्टर्नल मसल्स होते हैं जो इनके टर्गम और स्टर्नल पार्ट को जोड़ते हैं, तो इसकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड अगर पेरीन्यूरल साइनस में होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा डायफ्राम के पोस्ट से, पेरीविस्टल से होगा तो पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा, और पेरिकार्डियल में आके वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर कर जाता है हार्ट एरिया। हार्ट, हर एक हार्ट चैम्बर में ऑस्टिया होता है। तो बच्चे क्या होगा, अब ब्लड जो है वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर कर जाएगा हार्ट के अंदर। अब हार्ट को ब्लड को पंप करना है। पंप करने के लिए क्या होगा, हार्ट जो है ना, अगर हम हार्ट को ऊपर से देखें, ये तो साइड व्यू दिख रहा है ना, हमें साइड से ऑस्टिया दिख रहे हैं, अपर व्यू में ऑस्टिया नहीं दिख रहे।
और हार्ट को अगर हम ऊपर से देखें तो हार्ट जो है इस तरीके से दिखता है, और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ फैन लाइक मसल्स होते हैं जिसे एलरी मसल्स कहते हैं। तो टर्बोस्टर्नल मसल्स की हेल्प से बॉडी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड जो है वो ऊपर ऊपर की तरफ मूव करता गया। अब ब्लड को पंप करना है, तो ब्लड को पंप करने के लिए ये स्पेशल फैन लाइक मसल्स होते हैं जिसे एलरी मसल्स कहा जाता है। तो बच्चे एलरी मसल्स क्या करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ब्लड ऑस्टिया से अंदर चला गया, चैम्बर्स में आ गया, तो एलरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हार्ट को, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड जो है वो मूव करना शुरू कर गया बैक साइड से फ्रंट में, यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर में। और एंटीरियर से पोस्टीरियर में आते हुए एंटीरियर वो आयोटा की हेल्प से चला गया हेड कैविटी में पहले। तो हेड साइनस में गया, हेड साइनस के साथ साथ जैसे ब्लड आता गया, हेड साइनस के साथ साथ वो चला गया पेरीविसरल, पेरिकार्डियल और पेरीन्यूरल साइनस। ब्लड पहुंच गया सारी कैविटीज में, यही पहुंचाना था। अब बच्चे फिर से टर्बोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड ऊपर जाएगा, ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, फिर एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो आएगा आगे की तरफ। तो दिस एलरी मसल्स हेल्प्स इन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड ब्लड enters heart through ostia, ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करेगा एंड pumping of blood occurs from posterior to anterior direction. तो इस तरीके से पंपिंग होती है और सर्कुलेशन कंप्लीट होती है बेटा। ठीक है, तो ये है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा।